मूवी का स्टार्ट एक खूबसूरत औरत से होता है जिसका नाम एशली है, जो एक जेल के बाहर पहुंचती है। वो यहाँ अपने हस्बैंड मैक्स को लेने आई है, जो पिछले 13 महीनों से जेल में था और अब रिहा हो चुका है। जैसे ही मैक्स गाड़ी में बैठता है, वो दोनों अपने लंबे सफ़र पर घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। एशली उसके माजी पर नाराज़ नज़र आती है, लेकिन मैक्स आखिर अपनी दिलकशी और मज़ाहिया बातों से उसे मना लेता है। कुछ देर बाद वो एक गैस स्टेशन पर रुक जाते हैं और मैक्स दुकान के अंदर खाने पीने की कुछ चीज़ें लेने जाता है। वहाँ लोकल शेरिफ एक गुमशुदा आदमी के पोस्टर के साथ नजर आता है, लेकिन दुकान का मालिक दावा करता है कि ये सब उस वहशी दरिंदे बिगफुट का काम है। शेरिफ वाज़ेह तौर पर इस बात पर यकीन नहीं रखता। दीवार पर कुछ और पोस्टर्स भी लगे होते हैं जो ये जाहिर करते हैं कि पिछले कुछ महीनों में बहुत से लोग गायब हो चुके हैं। जब मैक्स दुकान से बाहर आता है तो कुछ मकामी लोग उसका इस्तकबाल नफरत के साथ करते हैं। वो उसे मुजरिम कहकर पुकारते हैं और उसे गाली देते हैं, लेकिन मैक्स खामोश रहता है और बस गाड़ी में बैठ जाता है। फिर मैक्स और एशली अपना सफ़र दोबारा शुरू करते हैं और बहुत जल्द वो घने जंगल के बीच पहुंच जाते हैं। मैक्स खुद को ठंडा करने के लिए बियर का कैन निकालता है, लेकिन जैसे ही वो दोनों इस बात पर बहस कर रहे होते हैं कि वो दोबारा पीना शुरू कर रहा है, अचानक उनकी गाड़ी किसी को टकरा जाती है। वो बाहर निकलकर चेक करते हैं और उन्हें एक कटा हुआ खून में लथपथ आदमी मिलता है। मैक्स उस आदमी के लिए अफसोस महसूस करता है, लेकिन उसे यकीन होता है कि उनकी गाड़ी ने यह सब कुछ नहीं किया। इसी दौरान दिखाया जाता है कि कोई उन पर नज़र रखे हुए है। एशली फैसला करती है कि वो पुलिस को इन्फॉर्म करेगी, लेकिन मैक्स उसे रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि इस तरह वो मुश्किल में पड़ सकते हैं। इसके बावजूद वो करीब तरीन पुलिस स्टेशन को कॉल करती है और मदद मांगती है। फिर मैक्स जंगल में कुछ पुरस्कार चीज़ देखता है और अचानक कोई उसे पत्थरों से मारने लगता है। जब वो झांकने की कोशिश करता है तो उसे एक बड़ा पत्थर मुंह पर लगता है, जिससे वो एक ढलवान पर लुढ़क कर नीचे गिरता है और करीबी दरिया में जा गिरता है। एशली फौरन मैक्स के पीछे जाती है और उसे पानी में बेहोश पड़ा हुआ देखती है। ये देखकर वो उस खतरनाक दरिया में छलांग लगा देती है। वो उसे पकड़ने में कामयाब हो जाती है, लेकिन बार बार डूबने लगती है क्योंकि दरिया की लहरें बहुत ताकतवर होती हैं। फिर भी एशली किसी न किसी तरह लहरों के दरमियान रास्ता तलाश करती है और मैक्स को किनारे तक ले आती है। फिर वो बेचैन होकर उस पर सीपीआर करती है और उसे होश में लाती है। मैक्स चकरा रहा होता है और उसे ये नहीं पता होता कि वो यहाँ कैसे आया है। दूसरी तरफ हम सड़क पर उस दरिंदे की एक झलक देखते हैं, जो एक बड़ा और बालों से ढका हुआ जानवर है। वो उनकी गाड़ी को खाई में धकेल देता है और उस कटी हुई लाश को घसीट कर ले जाता है। उधर पुलिस स्टेशन में लोकल शेरिफ अपने डेप्यूटी से हाल ही में लापता होने वाले लोगों के केसेस पर बात करता है और उस बिगफुट की कहानियों का जिक्र करता है जो उसने लोगों से सुनी है। डेप्यूटी, जो कि एक नेटिव अमेरिकन है, दावा करता है कि ये कहानियां सच हो सकती हैं, लेकिन शेरिफ इन ख्याली चीज़ों पर यकीन नहीं रखता। फिर उसे दरिया के किनारे से आने वाली इमरजेंसी कॉल के बारे में इन्फॉर्म किया जाता है, तो वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए वहाँ चला जाता है। दूसरी तरफ दरिया के किनारे मैक्स की हालत अभी तक बेहतर नहीं हुई है, लेकिन खुशकिस्मती से एशली को उसकी पॉकेट में लाइटर मिलता है और वो उससे एक छोटी सी आग जलाती है। दोनों आग के करीब बैठकर कुछ गर्म होने लगते हैं, जिसके बाद मैक्स की हालत आखिर बेहतर होना शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ शेरिफ रोड पर पहुंचता है और अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। उसे वहां कोई नहीं मिलता, लेकिन जब वो ढलवान की तरफ देखता है तो उसे पलटी हुई गाड़ी नजर आती है। अपनी तलाश मुकम्मल करने के बाद शेरिफ अपने डेप्यूटी को कॉल करता है और फौरी तौर पर मदद की रिक्वेस्ट करता है। इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है, जहां शेरिफ को पता चलता है कि उस गाड़ी की ड्राइवर एशली है और उसका हस्बैंड एक मुजरिम है। इसी दौरान दरिया के किनारे मैक्स और एशली फैसला करते हैं कि वो रात यहाँ गुजारेंगे और सुबह मदद तलाश करेंगे। सुबह होने पर मैक्स अपनी चोटों से मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुका होता है, लेकिन एशली को पता चलता है कि उसके कपड़े गायब हो गए हैं, जो अभी तक ज़मीन पर पड़े थे। मैक्स उसे अपना टैंक टॉप दे देता है ताकि वो अपने जिस्म को ढांप सके। इसी दौरान वो बिगफुट उनके पीछे छुपकर उन्हें देख रहा होता है। फिर वो दोनों ये फैसला करते हैं कि वो दरिया के साथ चलकर सड़क तक पहुंचेंगे, लेकिन ये उनके लिए मुमकिन नहीं होता क्योंकि रास्ता बहुत कठिन है। बाद में हम उन्हें जंगल के अंदर गहराई में देखते हैं। वो जहाँ भी जाते हैं बिगफुट उन पर दूर से नज़र रखे हुए होता है और इस वक्त हम उसका चेहरा भी देख पाते हैं। कुछ देर घूमने फिरने के बाद दोनों को करीब ही कुछ आदमियों की बातचीत सुनाई देती है। एशली फौरन समझ जाती है कि ये वही लोफर आदमी है जो गैस स्टेशन पर थे और वो यहाँ शिकार के लिए आए हैं। मैक्स जानता है कि वो बुरे लोग हैं, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं होता सिवाय इसके कि वो उनसे मदद मांगे।
दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन पर शेरिफ पूरे मामले को अजीब समझता है क्योंकि वो कपल अपनी गाड़ी जंगल के बीच क्रैश करके गायब हो गया था, लेकिन डेप्यूटी को यकीन है कि ये बिगफुट ही है जिसने उन्हें गायब किया है। शेरिफ इसे बकवास समझता है, लेकिन डेप्यूटी उसे विस्परिंग वुमेन के पास जाने का मशवरा देता है क्योंकि जंगल उसकी ज़मीन है और शायद उसे गुमशुदा लोगों के बारे में कुछ मालूमात हो। डेप्यूटी ये भी कहता है कि वो औरत अमर है और सदियों से जंगल में रह रही है। दूसरी तरफ जंगल में मैक्स फैसला करता है कि वो उन शिकार करने वालों से अकेले बात करेगा, जबकि एशली दरख्त के पीछे छुप जाती है। यहाँ वो लोफर आदमी फ़ौरन उसका मजाक उड़ाना शुरू करते हैं। जब मैक्स उनसे उनका फ़ोन इस्तेमाल करने के लिए कहता है तो वो सब बहाने बनाने लगते हैं। ग्रुप का लीडर बीडी ये दावा करता है कि इस इलाके में सिग्नल्स की कमी की वजह से कोई भी सेलफोन काम नहीं करता। इस लम्हे मैक्स उनके बिहेवियर से तंग आ चुका होता है और वह बस उनसे रास्ते का पूछता है। एशली दूर से खामोशी से उन्हें देख रही होती है, लेकिन फिर अचानक बिगफुट उसके पीछे आ जाता है। एशली बिगफुट को नहीं देख पाती, लेकिन उसे किसी की मौजूदगी का एहसास होता है, इसलिए वो फ़ौरन अपने हस्बैंड के पास भागती है। जब वो आदमी शर्मनाक हालत में उसे देखते हैं तो वो बदतमीज़ आदमी उसका मजाक उड़ाते हैं। फिर उनका लीडर बीडी सबको बताता है कि वो अपने ट्रक की तरफ वापस जाएंगे, जो यहाँ से कुछ घंटों के पैदल रास्ते पर है। वो एशली को गर्म रखने के लिए एक जैकेट भी देता है। दूसरी तरफ शेरिफ एक गैराज में होता है और वो एशली की गाड़ी पर कुछ पंचों के निशान देखता है, जिससे उसे ये एहसास होता है कि कुछ ना कुछ वहाँ जंगल में मौजूद है। इसके बाद डेप्यूटी बताता है कि एक बुजुर्ग नेटिव अमेरिकन औरत को कैंसर की बीमारी है, इसलिए उसके इलाज के लिए एक हीलिंग सेरेमनी होने वाली है। डेप्यूटी कहता है कि उन्हें भी इस सेरेमनी में जाना चाहिए। दूसरी तरफ वो हस्बैंड वाइफ और शिकारी अब भी घने जंगल में चल रहे हैं। बिगफुट उन्हें आसपास से देख रहा होता है, जबकि बीडी और उसके साथी मैक्स के कैदी होने का मजाक उड़ाकर उसे तंग करते हैं। इस दौरान शिकारियों में से एक, जिसका नाम गोडी है, खुद को हल्का करने के लिए अपने दोस्त के साथ जंगल में चला जाता है। फिर बीडी एक और आदमी को हुक्म देता है कि वो उनके साथ जाए। जंगल में गोडी खुद को हल्का करता है, जबकि उसका दोस्त इधर उधर नजर रखता है। अचानक एक तेज़ आवाज़ आती है और गोडी अपने दोस्त को चेक करने जाता है। वो हैरान हो जाता है कि उसके दोस्त की गर्दन में एक तीर फंस चुका होता है, जिसकी वजह से वो मर जाता है। लेकिन इससे पहले कि गोडी कुछ कर सके, बिगफुट उस पर एक और तीर फेंकता है। तीर सीधा गोडी की गर्दन में जाकर उसे एक दरख्त के साथ अटका देता है। फिर वो खौफनाक दरिंदा गोडी के सामने आ जाता है। आखिर वो गोडी को बेरहमी से मारकर उसका सर एक आलू की तरह मसलकर ख़त्म कर देता है। जल्द ही तीसरा आदमी अपने दोस्तों को ढूंढने आता है। वो उन्हें नहीं देख पाता, लेकिन जंगल में कुछ भागते हुए देखता है। घबराकर वो फौरन अपनी गन निकालता है और दरख्त के पीछे छुपने की कोशिश करता है, लेकिन बिगफुट उसे ढूंढ लेता है और एक तेज़ कुल्हाड़ी से उसका सर धड़ से अलग कर देता है। इसी दौरान बाकी शिकारी उस कपल को परेशान करने में मसरूफ़ होते हैं, जबकि एशली अपने हस्बैंड को डिफेंड करने की कोशिश करती है। अचानक एक शिकारी बगैर किसी वजह के ज़मीन पर गिर पड़ता है। दूसरे शिकारियों को एक तीर को उसके चेहरे में देखकर खौफ महसूस होने लगता है और इसके बाद वो फौरन अपनी गन्स निकालकर लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। उनमें से एक शिकारी बिगफुट को देखता है और उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है, लेकिन उसकी कोई भी गोली निशाने पर नहीं लगती, जबकि मैक्स अपनी बीवी से कहता है कि वो कहीं और जाकर छुप जाए। फिर एक डरा हुआ शिकारी अपने साथियों को छोड़कर भाग जाता है। बदकिस्मती से वो शिकारी जिसने बिगफुट को देखा था, अपने ही दोस्त पर गोली चला देता है। आखिर बिगफुट सामने आता है और उस शिकारी का गला काट देता है। फिर एशली अपने बेहोश हस्बैंड को चेक करने वापस आती है, लेकिन अचानक बिगफुट उसकी तरफ बढ़ने लगता है। वो दरिंदा एशली का पीछा करता है और उसे जंगल में भागने पर मजबूर कर देता है। एक लम्हे पर वो एक खड्डे में छुप जाती है, जहां इत्तेफाक से वो बुज़दिल शिकारी भी छुप रहा होता है। आखिर बिगफुट उन दोनों को ढूंढ लेता है और उस बुज़दिल आदमी का चेहरा खींचकर उतार देता है। अगले लम्हे एशली भागने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन बिगफुट अपनी तीरंदाजी का इस्तेमाल करते हुए उसे पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाता है। वापस जाते हुए बिगफुट बेहोश मैक्स को देखता है और उसे ख़त्म करने की तैयारी करता है, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर सके, बीडी जो अभी तक जिंदा होता है उसके बाजू पर गोली मार देता है। बीडी दोबारा गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन बिगफुट उसे बेहोश कर देता है और बीडी और एशली दोनों को अपने ठिकाने पर ले जाता है। उसी शाम एक अजीब औरत जंगल में मैक्स के पास आती है, उसे अपने पहिए वाली गाड़ी में डालती है और ले जाती है। ये औरत और कोई नहीं बल्कि विस्परिंग वुमेन होती है। बाद में वो मैक्स को अपने खौफनाक नजर आने वाले घर में ले जाती है। वो बेहोश मैक्स को एक बिस्तर पर लिटाती है और अपनी अजीब दवाइयों से उसका इलाज शुरू करती है।
इसी वक्त शेरिफ और उसका डेप्यूटी हीलिंग सेरेमनी में पहुंचते हैं, जहां कई और लोग भी जमा होते हैं। फिर एक पुजारी अपनी मकामी ज़बान में कुछ प्रेयर्स पढ़ना शुरू करता है। जल्द ही शेरिफ को एक मुकद्दस ड्रिंक दिया जाता है जिसे वो हिचकिचाते हुए पीता है। इसी वक्त वो नज़र के धोखे का शिकार हो जाता है। उसे अपना डेप्यूटी गहरे काले रंग की आंखों के साथ नज़र आता है, जैसे कि वो किसी के काबू में हो। फिर वो टेंट के अंदर एक नाचती हुई मखलूक देखता है जो उसे डरा देती है। आखिर शेरिफ उस वक्त पागल हो जाता है जब वो देखता है कि पादरी उस बुजुर्ग औरत के जिस्म से कैंसर निकाल रहा है, तो वो फौरन टेंट के बाहर सांस लेने के लिए निकल जाता है। इसके बाद हमें एक अंधेरी गार में ले जाया जाता है जहां बिगफुट ने इंसानों को कैद कर रखा है। यहाँ बहुत सी मुर्दा और कटी हुई लाशें पड़ी होती हैं। एशली रिहाई की भीख मांगती है, लेकिन वहशी के इरादे कुछ और होते हैं। पहले वो बेरहमी से बीडी को चाकू मारकर उसके चीथड़े निकाल देता है। फिर वो एशली के पास आता है और उसके कपड़े फाड़कर उसको छूने लगता है। ये पता चलता है कि उसे एशली अच्छी लगने लगी है और वो उसे अपने पास रखना चाहता है। अगले दिन मैक्स कैबिन में जागता है और अपने साथ शेरिफ को देखता है, और ऐसा लगता है कि अब वो शेरिफ बिगफुट की ख्याली कहानियों पर यकीन करने लगा है। शेरिफ बताता है कि एशली को बिगफुट ने किडनैप कर लिया है, जो इन जंगलों में रहने वाला एक कदीम दरिंदा है। वो ये भी बताता है कि विस्परिंग वुमन ने उसे बताया था कि बिगफुट को बाजू में गोली लगी है और वो जख्मी हो गया है। इससे वो दरिंदा कमज़ोर हो गया है और इनके पास उसे हराने का ये अच्छा मौका है। फिर शेरिफ कहता है कि वो हथियारों के साथ एशली को बचाने के लिए जाएं और उसका सामना करें। वो बंदूक नहीं ले जा सकते क्योंकि बिगफुट दूर से भी बारूद आसानी से सूंघ सकता है। इसके बाद दोनों लकड़ी के हथियार तैयार करते हैं। शेरिफ चालबाजी से अपनी गन साथ ले जाता है, लेकिन वो उस पर अजीब सी क्रीम रगड़ता है ताकि बारूद की बदबू को छुपाया जा सके। जब दोनों आदमी बाहर निकलते हैं तो विस्परिंग वुमन अपने ढोल को बजाती है, जैसे कि जंग का ऐलान कर रही हो। दूसरी तरफ गार के अंदर बिगफुट शोर सुनता है और गुस्से में आ जाता है, इसलिए वो अपने दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए बाहर निकलता है। जैसे ही वो नज़र से ओझल होता है, एशली खुद को आज़ाद करने की कोशिश करती है और उसे कैद से निकलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। वो गार में पड़ी कुछ गन्स उठाती है, कपड़े पहनती है और बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ मैक्स और शेरिफ जंगल के दरमियान पहुंचते हैं और उनके हाथों में नेज़े होते हैं। फिर शेरिफ मैक्स को अपनी बीवी को बचाने का हुक्म देता है, जबकि वो अकेला बिगफुट का मुकाबला करने जाता है। जैसे ही वो दोनों अपने रास्ते अलग करते हैं, शेरिफ को जानवर की मौजूदगी का पता चलता है। ये देखकर वो डर जाता है, इसलिए फ़ौरन नेज़ा छोड़कर अपनी गन निकालता है। लेकिन इससे पहले कि वो गोली चलाए, बिगफुट उसके पीछे से हमला करता है और उसका गला काट देता है। शेरिफ की आवाज़ सुनकर एशली और मैक्स दोनों फ़ौरन उसकी लोकेशन की तरफ भागते हैं। वो एक शॉटगन के साथ पहले पहुंचती है और बिगफुट को देख लेती है। एशली कई गोलियां चलाती है, लेकिन हर बार उसका निशाना चूक जाता है। ये देखकर बिगफुट उसे इग्नोर कर देता है और अगले दुश्मन को ढूंढने के लिए चल पड़ता है। कुछ देर बाद मैक्स भी आ जाता है और दोनों एक दूसरे को देखकर सुकून महसूस करते हैं। लेकिन एशली फिर भी उस दरिंदे को ख़त्म करना चाहती है। वो बिगफुट के पीछे जंगल में जाती है और उसे कई बार गोली मारती है। फिर वो अपने हस्बैंड के पास वापस आती है और दरिंदा तकलीफ में चीखता है। वो बुरी तरह जख्मी हो चुका होता है, लेकिन हार मानने के लिए तैयार नहीं है। ये समझते हुए कि उन्होंने दरिंदे को गुस्सा दिलाया है, मैक्स अपनी बीवी को भागने के लिए कहता है, जबकि वो बिगफुट को बहकाने की कोशिश करता है। वो सख्ती से इनकार करती है कि वो उसे अकेला नहीं छोड़ेगी, लेकिन मैक्स उसे याद दिलाता है कि उनमें से किसी एक को उनके बेटे का ख्याल रखना है। इसी दौरान बिगफुट उनके करीब आना शुरू हो जाता है, इसलिए एशली मजबूरी में भागकर चली जाती है। अब मैक्स उस जानवर का मुकाबला करता है। शेरिफ की गन इस्तेमाल करते हुए वो बिगफुट को सीने में कई बार गोली मारता है। जब उसकी गोलियां ख़त्म हो जाती हैं तो वो एक कुल्हाड़ी के ज़रिए उसकी तरफ हमला करता है, मगर वो निशाना चूक जाता है। वो खौफ के मारे भागने लगता है, लेकिन गलती से उसका पाँव बेयर ट्रैप में फंस जाता है। इससे वो बेबस हो जाता है और अपने नेज़े तक पहुंचने में भी नाकाम रहता है। जल्द ही बिगफुट मैक्स के करीब आता है। वो बेयर ट्रैप से जुड़ी चेन को खींचता है, जिससे मैक्स को बेइंतहा दर्द होता है, लेकिन इससे ट्रैप टूट जाता है, जिससे मैक्स आज़ाद हो जाता है और वो नेज़ा उठा लेता है। बिगफुट इससे बेखबर होता है और आखिर उसे ख़त्म करने के लिए उसके करीब आता है। मैक्स इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए अचानक हमला करता है। वो उस जानवर को सीने में कई बार नेज़ा मारता है, जिससे वो ज़मीन पर गिर पड़ता है। फिर वो एक बड़ा पत्थर उठाता है और उसके सर पर कई बार मारकर उसे चटनी बना देता है। दूसरी तरफ एशली भागती रहती है, यहाँ तक कि वो सड़क तक पहुँच जाती है। ऐसा लगता है कि वो दोनों आखिर बच गए हैं।
लेकिन जब मैक्स एक दरख्त के साथ आराम कर रहा होता है तो अचानक कुछ तीर आकर उसके जिस्म में लगते हैं। फिर हम 3 बड़े बिगफुट्स को मैक्स की तरफ आते हुए देखते हैं, जिसका मतलब है कि इस इलाके में सिर्फ एक नहीं बल्कि कई बिगफुट्स हैं और उनकी दहशत का राज अभी शुरू हुआ है। और यहाँ पर मूवी ख़त्म हो जाती है। मूवी पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक और कमेंट ज़रूर करें और ऐसे ही मूवी रिकैप्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।